पहली बड़ी खबर, दिल्ली के मंत्री ने इस्तीफा दिया। ये दबाव है या ईडी का डर? दूसरी खबर, तेजस्वी यादव ने मछली खाई तो बिहार में सियासी कांटा किसे चुभा? तीसरी खबर, फिल्म द केरल स्टोरी पर केरल में चर्च वाला नया विवाद क्या है? सीएम विजयन ने क्यों कहा यह संघ का एजेंडा? चौथी खबर, बीजेपी के 9 उम्मीदवारों की नई लिस्ट आई है। डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने किसे मैदान में उतारा? पांचवी खबर, समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। इसमें आटा डेटा वाला ऐलान आपको जानना चाहिए। लेकिन पहली बड़ी खबर, न्यूज वीक के कवर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी, और यह देखिए क्या लिखा है, अनस्टॉपेबल। न्यूज वीक के कवर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और लिखा है अनस्टॉपेबल, हाउ नरेंद्र मोदी इज चेंजिंग इंडिया। यह नीचे लिखा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का न्यूज वीक को इंटरव्यू। इस वक्त की बड़ी खबर, आम चुनाव, भारत की आर्थिक प्रगति पर इंटरव्यू। भारत में लोकतंत्र से लेकर चीन तक पर पीएम ने बात की है। पीएम ने कहा संविधान में ही नहीं, भारत के जीन्स में भी लोकतंत्र है। एलएसी पर चल रहे बुरे हालात को तुरंत खत्म करना होगा, पीएम ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में चीन पर क्या कहा है, सबसे पहले आपको बताते हैं। न्यूज वीक को इंटरव्यू में चीन पर जो कहा है वो देखिए। एलएसी पर लंबे समय से चली आ रही है खराब स्थिति। एलएसी की स्थिति को तुरंत हल करने की जरूरत है ताकि द्विपक्षीय बातचीत फिर से सामान्य हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि हम सीमाओं पर शांति स्थिरता बहाल करने में और बनाए रखने में सक्षम होंगे। एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है, पीएम मोदी ने न्यूज वीक के इंटरव्यू में आम चुनाव पर क्या कहा है। आइए ये देखते हैं। हमारे पास अपने वादों को पूरा करने का उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि जनता ऐसे वादों की आदी थी जो कभी पूरे नहीं होते। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास आदर्श वाक्य है। लोगों को हमारे कार्यक्रमों से लाभ मिलने का भरोसा है। भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। देश की आकांक्षा यही है कि भारत जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। आप देखिए कि दूसरे काल के अंत तक सबसे लोकप्रिय सरकारें भी समर्थन खो देती हैं। विश्व में पिछले कुछ वर्षों में सरकारों के प्रति असंतोष भी बढ़ा है, लेकिन भारत अपवाद के रूप में खड़ा है। हमारी सरकार के लिए लोकप्रिय समर्थन बढ़ रहा है। अब आप ये दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है इस इंटरव्यू में, क्या कुछ कहा है उन्होंने। ये देखिए। तो साल 2024 में न्यूज वीक के कवर पर पीएम मोदी की तस्वीर है। इसके अलावा इंदिरा गांधी की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वो न्यूज वीक के कवर पर दिखाई दे रही हैं। ये देखिए जरा। अब सीधे मैं चलूंगा मनीष के साथ। मनीष, इसकी जो कवर स्टोरी है वो कवर स्टोरी ये है, अनस्टॉपेबल, हाउ नरेंद्र मोदी इज चेंजिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी बात है। न्यूज वीक के कवर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोटोग्राफ, उस पर लिखा है अनस्टॉपेबल, और फिर नीचे लिखा है हाउ नरेंद्र मोदी इज चेंजिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड। भारत की जो इंपॉर्टेंस है ग्लोबली, उसको हाईलाइट कर रही है ये रिपोर्ट विज़ावी प्राइम मिनिस्टर मोदी। और क्या क्या हाईलाइट्स हैं? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी के बाद दूसरे से प्रधानमंत्री हैं जिसको न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर इस तरह से छापा है। और इसमें प्रधानमंत्री ने सब तरह की बातें की है। कम से कम 1 दर्जन से अधिक ऐसे टॉपिक हैं जो घरेलू मामले को लेकर भी और अंतर्राष्ट्रीय मामले को लेकर भी। कुछ बातें आपने बताई, कुछ बातें मैं जोड़ दूं। जैसे कि प्रधानमंत्री से पूछा गया कि आपकी लीडरशिप के बारे में, एक नेता कैसा होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, मैं बहुत ध्यान से लोगों की बातें सुनता हूं। जब मैं कोई काम करता हूं तो 100% उसी में लग जाता हूं। तब फोन कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूं।
जब उनसे पूछा गया कि आपको भविष्य में कैसे नेता के तौर पर याद किया जाए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी कभी फिक्र नहीं करता हूं कि भविष्य में मुझे किस रूप में याद किया जाएगा, बल्कि मैं ये देखता हूं कि जब तक हूं बिना थके मैं 140 करोड़ लोगों के लिए कैसे काम करता रहूं, यही मैं सोचता हूं, इसके अलावा कुछ और नहीं सोचता हूं। जब उनसे यह पूछा गया कि भारत में आप पर यह आरोप लगता है कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या भेदभाव हो रहा है, तो सोचिए आज की तारीख में यह कितना महत्वपूर्ण जवाब है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये आरोप वही लोग लगाते हैं जो अपनी कोठरी में बैठे हुए हैं और जो कि बाहर जाकर लोगों से मिलते नहीं हैं, तब वो उनको दिखाई देता कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी लोगों को मिल रहा है। यह बात उन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर कहा। जब उनसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर को लेकर और 370 हटाने को लेकर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने सीधे कहा कि कभी कश्मीर जाइए, देखिए वहां पर क्या बदलाव हुआ है, तब आपको पता चलेगा हमारी सरकार ने कश्मीर में क्या काम किया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र को लेकर जो बार बार देश और दुनिया में यह कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र केवल इसलिए नहीं है कि हमारे पास संविधान है, बल्कि ये हमारे डीएनए में है, तो इसलिए पूरी दुनिया ये ना सोचे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इस पर आप क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है। ठीक है मतलब मनीष, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो इस इंटरव्यू में निकल कर आई हैं, और कवर हेडलाइंस जो हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है। न्यूज वीक को अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भारतीय लोकतंत्र और संविधान पर भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम एक लोकतंत्र हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं कि हमारा संविधान ऐसा कहता है, बल्कि इसलिए भी कि हमारे जीन्स में यह है। भारत लोकतंत्र की जननी है। 2019 के आम चुनावों में 600 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया। कुछ महीनों में 970 मिलियन से अधिक लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पूरे भारत में 10 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मतदाताओं की लगातार बढ़ती भागीदारी भारतीय लोकतंत्र में लोगों की आस्था का प्रमाण पत्र है। भारतीय लोकतंत्र में एक जीवंत फीडबैक तंत्र से बढ़ने में मदद है। मैं सीधे चलूंगा मनीष, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर एक जो लाइन है, इस लाइन के लिहाज से इस इंटरव्यू के हाइलाइट्स बताइए। How नरेंद्र मोदी is changing India and the world, ये जो है ना and the world, इसको लेकर इस इंटरव्यू के हाईलाइट बताइए, और इसको लेकर ग्लोबल पर्सपेक्टिव अब क्या चेंज हो गया है। बिल्कुल, देखिए टाइम मैगजीन और न्यूज वीक ये वो मैगजीन है जिनको उनकी अपनी एडिटोरियल लाइन और एक माइक्रो पिक्चर के रूप में पूरी दुनिया में बड़ी प्रतिष्ठा है, और इसीलिए जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का ये इंटरव्यू करते हैं तो उनके नेतृत्व में देश कैसे चल रहा है इसका वो एक पिक्चर पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। और जब सोचिए उस पत्रिका ने अपने कवर पेज में प्रधानमंत्री मोदी के फोटो के साथ रखा अनस्टॉपेबल इंडिया एंड प्रधानमंत्री मोदी, तो इसका साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में भारत कैसे आगे बढ़ रहा है और कैसे वो दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और इसीलिए इस इंटरव्यू में उन्होंने देश और दुनिया सबके बारे में बात की। उन्होंने बात की क्लाइमेट चेंज के बारे में, उन्होंने बात की क्वाड को लेकर जब उनसे पूछा गया, उन्होंने बात की सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ, उन्होंने बात की पाकिस्तान को लेकर। तो निश्चित तौर पर कहें तो यह इंटरव्यू न केवल देश बल्कि दुनिया को भी। मैं आपको रोकूंगा मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। न्यूज वीक के कवर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये इस वक्त की लीड स्टोरी थी, लेकिन अब उस पार्टी की न्यूज की बात करते हैं जिनके लिए पूरा वीक बड़ा चिंताजनक रहा है। खबर आम आदमी पार्टी को महसूस हो रहे कानूनी और सियासी सीरियल झटकों की। आम आदमी पार्टी को 2 दिन में 3 बड़े झटके लगे। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पहली बार पार्टी में सियासी विकेट गिरने शुरू हो गए हैं। पहला झटका आज दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के ने पद छोड़कर दिया, नैतिकता का हवाला देकर सीएम पर प्रेशर बढ़ा दिया। दूसरा झटका सीएम केजरीवाल को आज उस वक्त लगा जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने वकीलों से मुलाकात का समय बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी। तीसरा झटका आम आदमी पार्टी को एक दिन पहले लगा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया। बात पहले झटके की, दिल्ली सरकार में मंत्री और कई विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले राजकुमार आनंद ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। मंत्री जी ने अपनी ही पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। वो केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। श्रम, रोजगार समेत कई मंत्रालयों का
प्रभार उनके पास था। उनके 9 ठिकानों पर एक साथ 2 नवंबर 2023 को ईडी ने कस्टम के किसी पुराने मामले में छापेमारी की थी और आज मंत्री जी ने पद छोड़ दिया। इसके बाद राजकुमार आनंद ने क्या क्या आरोप लगाए, यह भी देखिए। दलितों के हित की बात पर पार्टी पीछे हट जाती है। केजरीवाल ने कहा था राजनीति बदलेंगे, देश बदलेगा। दिल्ली की राजनीति बदली तो राजनेता भी बदल गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से आपका जन्म हुआ। आप आज भ्रष्टाचार की दलदल में खुद फंस चुकी है। मैं भ्रष्ट आचरणों में खुद को शामिल नहीं करना चाहता। हमारे पास अब शासन करने की नैतिक ताकत नहीं बची है। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद कई सवाल अब उठाए जा रहे हैं। क्या नैतिकता के आधार पर अब मुख्यमंत्री केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? हम इस सवाल का जवाब अपनी अगली रिपोर्ट में आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री के इस्तीफे पर जो सियासी घमासान शुरू हुआ, उस पर यह रिपोर्ट है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर समाज कल्याण मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने पद छोड़ दिया। पद छोड़ने के बाद राजकुमार आनंद ने नैतिकता और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का हवाला दिया। कहा कि सरकार के पास शासन की कोई नैतिक ताकत नहीं बची है। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। 6 दिन के भीतर राजकुमार आनंद का हृदय परिवर्तन होना हैरान करता है, क्योंकि 4 अप्रैल को TV9 भारतवर्ष से बातचीत में वो सीएम केजरीवाल की ईमानदारी का गुणगान कर रहे थे। पूरी कवायद चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ईडी की, सीबीआई की, इन सब की कवायद ये है कि दिल्ली में जो जन कल्याण के काम हो रहे हैं इनको रुकवा दिया जाए किसी भी तरह से। लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही ये जन कल्याण के कामों को रुकने नहीं देंगे, ये चाहे जितना मर्जी रोकने की कोशिश करें। आम आदमी पार्टी भी शौक में है। पार्टी का दावा है कि 12 अप्रैल को पेशी के लिए राजकुमार आनंद को ईडी का नोटिस मिला था, इसलिए उन्होंने दबाव में पद छोड़ दिया। अभी 2 घंटे पहले तो मेरा खुद का वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है। अब मैं कैसे जान जाऊं? उनके आसपास के लोगों ने ये भी बताया कि संभवतः 12 अप्रैल का ईडी का नोटिस भी उनको मिला था। और आज तारीख कितनी है? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल। कई बार ईडी उन्हें बुला चुकी थी, दबाव में थे, परेशान थे, अक्सर कह रहे थे कि मैं एक्टिव थोड़ा सा होता हूं, मुझे फोन आ जाता है। सुना है अभी दोबारा उनको सम्मन आया हुआ था। और जब अरविंद केजरीवाल जी को बार बार ईडी के सम्मन आ रहे थे तो अरविंद केजरीवाल यही तो कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएं और पीछे से पार्टी को और सरकारों को, आम आदमी पार्टी की सरकारों को खत्म कर दिया जाए। और आज वो सामने आ गया, सबके सामने। केजरीवाल सरकार के मंत्री के इस्तीफे से बीजेपी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमले का नया हथियार मिल गया है। और आज का ये इस्तीफा बताता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। राजकुमार आनंद ने नैतिकता का हवाला देकर इस्तीफा दिया है। सवाल वही है कि क्या अब सीएम केजरीवाल भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? बीजेपी जिसकी जोर शोर से मांग कर रही है। क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए? यह एक लंबी संवैधानिक बहस है, लेकिन गवर्नर का रोल ऐसे में क्या हो जाता है, संविधान क्या कहता है, इसे समझना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 163 के मुताबिक गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जेल में है तो ऐसी स्थिति की संविधान में व्याख्या नहीं है। हालांकि संविधान विशेषज्ञों की राय यही है कि ऐसे
केसेस में गवर्नर को मंत्री परिषद की सलाह नहीं मिलेगी। सलाह नहीं मिलने से संवैधानिक मशीनरी विफल होगी। जेल से सरकार चलाने पर फाइलें गोपनीय नहीं रह जाएंगी। गवर्नर तक किसी दूसरे के जरिए गोपनीय फाइलें पहुंचेंगी। जेल से सरकार चलाने पर पद और गोपनीयता का उल्लंघन होगा। जेल से किसी मुख्यमंत्री के लिए सरकार चलाना संभव नहीं होगा। फिर गवर्नर क्या कर सकते हैं? अगर किसी और को मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए तो सरकार बहाल रह सकती है। वो किसी मंत्री को सलाह के लिए नियुक्त कर सकते हैं। विधायी कार्यों का जिम्मा दूसरे मंत्रियों को दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भी कर सकते हैं। इसके लिए संवैधानिक मशीनरी फेल होने का हवाला दे सकते हैं। दिल्ली में इस्तीफे की पॉलिटिक्स नैतिकता के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी नैतिक आधार पर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसको लेकर आज बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इससे पहले कल केजरीवाल की अर्जी खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा था उसमें भी राजनीतिक दबाव में गिरफ्तारी की बात नहीं थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था अरविंद केजरीवाल कथित तौर पर शराब नीति बनाने बदलने, ये देखिए फिर देखिए, रिश्वत लेने में व्यक्तिगत रूप और पार्टी संयोजक के तौर पर शामिल। कोई मुख्यमंत्री हो या आम व्यक्ति, कानून सबके लिए बराबर। जांच एजेंसियां किसी की सहूलियत के हिसाब से जांच नहीं करती हैं। सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। कोर्ट का संबंध संवैधानिक नैतिकता से राजनीति नैतिकता से नहीं है। चुनाव सिर पर है। पहले चरण के मतदान में सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। ऐसे में एक तरफ दिल्ली की राजनीति सीएम के इस्तीफा देने न देने के इर्द गिर्द घूम रही है, तो बिहार में राजनीति तेजस्वी यादव के मछली खाने पर तेज हो गई है। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए, इसके बाद मछली पर छिड़ी ये पूरी महाभारत दिखाएंगे। सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं। और प्रचार करने के बाद हम लोगों को यही 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके। और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया आज इन्होंने। तो मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे? नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है। इसका नाम है चेचरा और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और कोई थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर पे ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज़, नमक है, सारी चीज़ हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। हेलीकॉप्टर में बैठे तेजस्वी यादव विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी संग लंच कर रहे थे। उनके मेन्यू में फ्राई की हुई मछली थी, रोटी थी, नमक, प्याज और हरी मिर्ची थी। तेजस्वी ने इस मछली की वैरायटी के बारे में बताया तो सहनी ने मछली का नाम बताते हुए तंज किया। कहा कि वीडियो देखकर कुछ लोगों को मिर्ची लग सकती है। हुआ भी यही। तेजस्वी ने नवरात्र के पहले दिन यानी कल रात को वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया और आज सुबह बीजेपी नेता उन पर हमलावर हो गए। तेजस्वी यादव पर सीजनल सनातनी होने का ठप्पा लगाया, सनातनी मूल्यों के अपमान का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने जवाब दिया, कहा कि वो बीजेपी नेताओं का आईक्यू लेवल टेस्ट कर रहे थे और ये लोग टेस्ट में फेल हो गए। तेजस्वी ने सफाई में अपने इसी वीडियो को रीट्वीट किया और क्या लिखा देखिए। इन नेताओं ने दिनांक यानी डेट पर ध्यान नहीं दिया। असल में पहले वाले वीडियो में लंच की तारीख 8 अप्रैल लिखी हुई थी, यानी तेजस्वी के मुताबिक उन्होंने मछली नवरात्र पर नहीं बल्कि एक दिन पहले खाई थी। उनके इस हेलीकॉप्टर लंच का पर कांटों वाली सियासत गर्माती रही। खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं, ये वोट के सौदागर हैं, न कि
ये सनातनी पुजारी ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो IQ टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही। मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है, इसका नाम है चेचरा। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। कोई मुद्दा नहीं बचा तो तेजस्वी यादव जी मछली, अरे भाई वो नवरात्रा का है, उसमें डेट लिखा हुआ है 8 तारीख। कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मान ले। हमने तो पहले कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा। ये आप अगर उसमें देखिएगा वीडियो, तरसों का ही वीडियो है, उसमें डेट भी लिखा 8 तारीख का ये है। अब उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना। नवरात्रि में ही उनको खिला दिया आपने मछली। तो मुकेश सहनी जी, अगर IQ इससे बढ़ता है तो 9 दिन हम आपसे अनुरोध करेंगे, इनको कभी मछली खिलाइए, कभी मुर्गा खिलाइए, कभी चंपारण मीट खिलाइए, लेकिन 9 दिन का वीडियो जरूर डालिए। एक कांटे का मछली है। चुनाव में मुद्दा क्या था वैसे? मछली, मिर्ची या फिर आप समझ गए। बीजेपी ने तेजस्वी के बहाने लालू यादव के सावन में मटन खाने का मुद्दा छेड़ा, तो हम आपको पिछले वर्ष का आरजेडी अध्यक्ष का वो वायरल वीडियो भी दिखाते हैं। तब राहुल गांधी दिल्ली में लालू यादव के आवास पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने लालू से बिहार का मशहूर चंपारण मटन बनाने की टिप्स ली। उस वक्त विवाद इस बात पर हुआ था कि सावन के महीने में राहुल गांधी और लालू यादव ने मटन खाया। वैसे राहुल ने वीडियो सावन खत्म होने के बाद 2 सितंबर 2023 को पोस्ट किया था, लेकिन बीजेपी का आरोप था कि राहुल जब लालू से मिले थे तब 4 अगस्त थी और सावन चल रहा था। उसी सावन में उन्होंने मटन खाया। इस वीडियो का सच आज तक सामने नहीं आया है। अब तेजस्वी के मछली वाले वीडियो पर बिहार में राजनीति गर्म। बिहार से अब आपको लेकर चलते हैं बंगाल, जहां किस कंट्रोवर्सी जबरदस्त है। उत्तरी मालदा सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी खगेन मुर्मू को बनाया। उनके प्रचार के वक्त की एक तस्वीर को टीएमसी ने मुद्दा बनाया। वो इस तस्वीर में एक लड़की को किस करते दिख रहे हैं। टीएमसी ने इसे महिलाओं के अपमान से जोड़कर बीजेपी पर आरोप लगाए। उत्तरी मालदा में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी खगेन मुर्मू की ये तस्वीर बंगाल की सियासत की वजह बन गई है। टीएमसी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर को पोस्ट करते हुए आरोप लगाया है। यदि आपने अभी जो देखा उस पर विश्वास नहीं हो रहा है तो हम स्पष्ट करते हैं कि ये बीजेपी सांसद और मालदा उत्तर से उम्मीदवार खगेन मुर्मू हैं। अपने प्रचार अभियान के दौरान अपनी मर्जी से एक महिला को किस करते हुए महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने वाले सांसदों से लेकर बंगाली महिलाओं के बारे में अश्लील गाने बनाने वाले नेताओं तक बीजेपी खेमे में महिला विरोधी नेताओं की कोई कमी नहीं है। इस तरह नारी के सम्मान में मोदी का परिवार जुटा है। सोचिए, अगर ये सत्ता में आए तो क्या करेंगे। क्रोनोलॉजी अब देखिएगा तो ये सबको पता चल गया अभी तक कि ये बीजेपी वोमेन का खिलाफ एक राजनीतिक दल है। सो एंटी वोमेन पार्टी को कोई भी महिला वोटर इस बार वोट नहीं डालेंगे। टीएमसी के इस आरोप के बहाने पूरी बीजेपी टारगेट पर आई तो खगेन मुर्मू ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए सफाई दी। तस्वीरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके पार्टियों और व्यक्तियों को बदनाम किया जा रहा है। टीएमसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। वो लड़की मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है। ওই সমস্ত ওদের কালচার, ওরা কি বাদলা নিচ্ছেন না নিচ্ছেন আমার দেখার নেই। ওগুলো আমরা নির্বাচনে প্রচার করি, মানুষের কাছে যাই, মানুষের সঙ্গে সংযোগ করি। মানুষকে আমরা হচ্ছে যে মানুষ হচ্ছে দেবতুল্য। আমরা যেটা মনে করি মায়েরা হচ্ছে যে কোনো মা হচ্ছে মায়ের মতো, অর্থাৎ মায়েদের যদি শ্রদ্ধা সবচাইতে করে তো ভারতীয় জনতা পার্টি করে থাকে। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद लड़की की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उसने कहा, खगेन बाबू मुझे बेटी की तरह प्यार करते हैं। लड़की ने सियासत करने वाले लोगों को गंदी मानसिकता का बताया। लेकिन ये राजनीति है जहां संदेश खाली के मामले में महिलाओं के अपमान का आरोप झेलने वाली टीएमसी को ये मुद्दा लगा। इसी बहाने पूरी बीजेपी को महिला विरोधी बता दिया। केरल में द केरला स्टोरी पर विवाद हो रहा है तो वहां से 2500 किलोमीटर दूर बंगाल में एनआईए फाइल्स पर संग्राम और बढ़ गया है।
केंद्रीय जांच एजेंसियों पर बंगाल से दिल्ली तक जारी सियासी तकरार के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में रैली की। गृह मंत्री अमित शाह आज इन एजेंसियों को लेकर बंगाल में जमकर गरजे। बंगाल में उनके टारगेट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही। हाल के दिनों में जिन मुद्दों पर बंगाल सुलगा, उन सब पर गृह मंत्री अमित शाह ने चुन चुन कर बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में संदेश खाली, ईडी और एनआईए का नाम लिया, जिन पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। अभी सबसे ज्यादा ईडी और एनआईए ट्रेंडिंग में है। पहले आपको हम उनके बयान का एक छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं। एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में। हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। 6 अप्रैल को बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में ब्लास्ट केस की जांच के सिलसिले में पहुंची एनआईए टीम पर पथराव हुआ था। तब से लेकर आज तक यह मुद्दा सियासी अखाड़े में गर्म है। एनआईए अफसरों पर मुकदमा तक हो चुका है। ये एजेंसियां केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत ही आती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज इन मुद्दों पर और क्या क्या कहा, यह रिपोर्ट है। भाई और बहनों, हमारे सोनार बांग्ला को बालूरघाट की रैली में 20 मिनट के भाषण में अमित शाह सबसे ज्यादा ममता बनर्जी पर हमलावर रहे। उन्होंने बंगाल में एनआईए पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए। अमित शाह ने संदेश खाली में ईडी टीम पर हुए अटैक का भी जिक्र कर ममता बनर्जी को घेरा। संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया। जब हाई कोर्ट ने कहा, तब सरेंडर किया। आज ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन कब्जा करने की जांच सीबीआई को सौंपी है, जो बंगाल पुलिस के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले कोर्ट ने ईडी पर हमले की जांच भी इसी एजेंसी को सौंपी थी। बंगाल में इसी साल जनवरी में संदेश खाली मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर एक्शन के सिलसिले में ईडी पहुंची तो उन पर हमला हुआ था, जबकि पिछले हफ्ते एनआईए को टारगेट किया गया। टीएमसी इन एजेंसियों की बीजेपी से सांठगांठ बता रही है। एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई भाई, इनकम टैक्स ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने आज एनआईए को लेकर मोदी सरकार से सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या सदानंद दाते को एनआईए का डीजी बनाने से पहले चुनाव आयोग की इजाजत ली गई। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में चुनाव आचार संहिता लागू है। बीजेपी का जो आदमी गया एनआईए का ऑफिसर के घर में, वो सफेद शर्ट पहन के हाथ में पैकेट लेके घुसा है, और जब निकला है तो बिना पैकेट के निकला है। इसका हाई क्वालिटी फुटेज भी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग देंगे। उसका हिम्मत है तो फिर उसको जो बोलना है वो कोर्ट में बोले। टीएमसी लगातार ये मांग कर रही है कि ईडी, एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियों के प्रमुखों को हटाया जाए। 2 दिन पहले पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। इसके बाद टीएमसी नेताओं ने दिल्ली के थाने में धरना भी दिया था। अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि भूपति नगर विस्फोट में टीएमसी नेताओं के यहां छापे से पहले और बाद में एनआईए के एसपी डीआर सिंह और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी की मुलाकात हुई थी। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के इस आरोप के बाद एनआईए ने डीआर सिंह को दिल्ली बुला लिया। लेकिन इस वक्त माहौल चुनावी है। गृह मंत्री अमित शाह 42 लोकसभा सीटों वाले बंगाल की अहमियत समझते हैं। पीएम मोदी के मिशन 400 के लिए इस राज्य में बम्पर जीत जरूरी है। आज उन्होंने अपने भाषण में भी बंगाल की जनता से 30 सीटें जिताने की अपील की। 2019 में बीजेपी यहां 18 सीटें जीती। बंगाल के सियासी संग्राम के बाद अब बात करते हैं बीजेपी की चुनावी लिस्ट की। आज बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी की है। 10वीं लिस्ट में यूपी के 7, पश्चिम बंगाल से 1 और चंडीगढ़ के उम्मीदवार का नाम है।
बीजेपी ने यूपी की मैनपुरी, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, बलिया, मछलीशहर और गाजीपुर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पहले आपको बीजेपी के यूपी की 7 सीटों के उम्मीदवारों के नाम बताते हैं। मैनपुरी से बीजेपी ने जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। बलिया से नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया गया है। गाजीपुर से पारसनाथ राय बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। कौशाम्बी से विनोद सोनकर को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट दिया है। मछली शहर से बीपी सरोज को कैंडिडेट बनाया गया है। 7 उम्मीदवारों की आज जारी लिस्ट में बीजेपी ने 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले। इलाहाबाद, बलिया और फूलपुर में मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में घोषित नामों में सबसे ज्यादा चर्चा 2 हाई प्रोफाइल सीटों मैनपुरी और गाजीपुर को लेकर हो रही है, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद यहां लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई। समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों में से एक मैनपुरी में बीजेपी ने जयवीर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। जयवीर सिंह ठाकुर का मुकाबला मौजूदा सांसद और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव से होगा। जयवीर सिंह ठाकुर योगी सरकार में पर्यटन मंत्री हैं। बीजेपी ने मैनपुरी की लड़ाई को यादव बनाम ठाकुर बना दिया है। मैनपुरी में यादव करीब 4.25 लाख हैं, शाक्य करीब 3.25 लाख हैं, जबकि ठाकुर करीब 2 लाख, ब्राह्मण 1 लाख और वैश्य समुदाय की आबादी करीब 70,000 है। बीजेपी की कोशिश ब्राह्मण, वैश्य और ठाकुर वोटरों को एकजुट कर मैनपुरी की लड़ाई को रोचक बनाने की है। मुलायम सिंह के निधन के बाद 2022 में यहाँ उपचुनाव हुआ था, जिसमें उनकी बहू डिंपल यादव ने बीजेपी को 2,88,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। गाजीपुर में सीट को लेकर बीजेपी ने चौंकाने वाला दांव खेला है। यहां से बीजेपी ने पारसनाथ राय को टिकट दिया है, जिन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। वो मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं और आरएसएस के जिला संचालक रहे हैं। उनके बेटे आशुतोष राय बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। आज संगठन ने सोचा कि मैं पार्लियामेंट लड़ूं, तो अचानक सूचना मेरे पास आई, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। पारसनाथ राय का मुकाबला समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी से है। पारसनाथ राय भूमिहार जाति से आते हैं, जिससे लड़ाई दिलचस्प हो गई है। गाजीपुर में यादव वोटर सबसे ज्यादा करीब 4.5 लाख हैं, दलित करीब 4 लाख और मुस्लिम 3 लाख से ज्यादा हैं। यहाँ कुशवाहा करीब 2.5 लाख, ठाकुर वोटर 2 लाख हैं, ब्राह्मण, वैश्य और राजभर वोटर्स 1-1 लाख हैं, जबकि भूमिहार वोटर्स की संख्या करीब 60,000 के आसपास है। बीजेपी गाजीपुर में कुशवाहा, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, राजभर और भूमिहार वोटर्स को एकजुट करके समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देना चाहती है। 400 सीटों का टारगेट फिक्स करने वाली बीजेपी इस बार काफी सोच विचार करके टिकट बांट रही है। यही वजह है कि यूपी की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट में 3 मौजूदा सांसदों को दरकिनार करके नए चेहरों को तरजीह दी गई है। बीजेपी ने यूपी के 7 उम्मीदवार तय करने में किन समीकरणों का ध्यान रखा है, आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा। बीजेपी की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली खबर इलाहाबाद, बलिया और फूलपुर को लेकर है। बीजेपी ने इलाहाबाद से मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया। उनकी जगह नीरज त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। नीरज त्रिपाठी की पहचान उनके पिता और यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी से जुड़ी है। नीरज त्रिपाठी राजनीति में सक्रिय नहीं रहे हैं, वो इस समय यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। बीजेपी ने इलाहाबाद में ब्राह्मण समीकरण को ध्यान में रखा है, इसीलिए रीता बहुगुणा जोशी के बदले एक ब्राह्मण नेता को ही टिकट दिया गया है। इंडिया गठबंधन में समझौते के तहत ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इलाहाबाद से अपना उम्मीदवार फाइनल नहीं किया है। बीजेपी ने दूसरा टिकट बलिया से मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का काटा है। यहां से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया गया है। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त की तरह वो भी ठाकुर बिरादरी से आते हैं। नीरज शेखर पहले बलिया से समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। फूलपुर लोकसभा सीट से भी बीजेपी ने मौजूदा सांसद केसरी पटेल का टिकट काट दिया है। उनकी जगह प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रवीण पटेल अभी
बीजेपी से विधायक हैं, वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। इंडिया गठबंधन में फूलपुर की सीट समाजवादी पार्टी को मिली है, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी यहां से टिकट फाइनल नहीं किया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली तो इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण सहयोगी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र रिलीज किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे जोर शोर के साथ लखनऊ में वादों का पिटारा खोला। घोषणा पत्र को हमारा अधिकार नाम दिया गया है। मैनिफेस्टो में आटा से डेटा तक की बात कही गई है। समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र के जरिए महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को टारगेट किया है। घोषणा पत्र में 10 बड़े बड़े वादे क्या हैं आपको दिखाते हैं। मैनिफेस्टो में लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा का वादा किया गया है। पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का वादा किया गया है। गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन का वादा किया गया है। मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी 450 रुपए करने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पद तत्काल भरने का वादा किया गया है। समाजवादी पार्टी ने युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू करने का वादा किया है। मुफ्त राशन योजना में मिलने वाले गेहूं की जगह आटा देने का वादा किया है। वादा है कि सत्ता में आने पर राशन कार्ड धारक हर परिवार को 500 रुपए का मोबाइल डेटा मुफ्त दिया जाएगा। सत्ता में आने पर साल 2025 तक जातीय जनगणना कराने की बात कही गई है। समाजवादी पार्टी ने प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ऐसे कई वादे किए हैं जिन्हें कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने वादों का पिटारा खोला तो बीजेपी की तरफ से तीखे बयानों की झड़ी लग गई। आटा और डेटा का अधिकार कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी देगी तो उसे आरक्षण देना पड़ेगा। इसीलिए 30 लाख लगभग सरकारी नौकरियां केंद्र में खाली पड़ी हैं। विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है, दिग्भ्रमित है, उनके पास नीति और एजेंडा नहीं है। वो 0 सीट पाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। जो गरीबों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, न वो पौष्टिक है, न वो उसकी क्वालिटी है। कोई बीजेपी की झूठी बातें, वादे झूठे रहे हैं। अब ये चुनाव है, जनता हिसाब किताब लेगी भारतीय जनता पार्टी के झूठ का और झूठे वादों का। समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी को चाहिए कि पहले एक प्रायश्चित पत्र जारी करें कि जो 12 के 17 के बीच में जो गलतियां हमारे द्वारा हुई हैं वो दोबारा हम गलतियां नहीं करेंगे। इससे पहले इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है।